मंच पर उपस्थित समस्त शिक्षकगण, आदरणीय केडी सर, समस्त फैकल्टी, जो अदर टीचर्स हैं, क्योंकि सब नए हैं। जब मैं थी तो सारे दूसरे सर लोग थे। कैलाश बिहारी सर, सभी उपस्थित जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, मेरे बैचमेट्स और सभी उपस्थित यहाँ जो छात्र हैं। मेरे पहले जो 2 वक्ता थे वो इतने अच्छे थे कि मैं कुछ भी बोलूँ वो उनसे खराब ही होगा, क्योंकि ना तो मेरे पास प्रियंसिया जी की तरह 10, 5, 6 MA, BA और पता नहीं क्या है, और वक्ता तो वो अच्छे हैं ही। मुझे बैठे बैठे चुनाव बता रहे थे कि ये हमारे एक बैचमेट हैं गौरव, उनके बिल्कुल समकक्ष हैं बोलने में। तो और क्या कहूँ मैं, मेरी सफलता में निर्माण का मतलब मैं ये कहूँ तो ज़्यादा होगा कि मैं सफल हुई क्योंकि मैं निर्माण आई थी। क्योंकि जब मैं दिल्ली आई थी तो मैं MP से हूँ, MP में ज़्यादा कल्चर नहीं है तैयारी करने का। मैं जिस शहर से हूँ, सतना से, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, तो वहाँ लोगों की सोच ऐसी है। जब मैंने शुरू की तैयारी, मेरा बेसिकली बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, तो लोगों ने ऐसा कहा मेरे पिताजी से कि आप पागल हो गए हैं, कहाँ भेज रहे हैं, दिल्ली अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी, अनसर्टेन फील्ड है, सिलेक्शन होना नहीं होना भरोसा नहीं है, कर नहीं पाएगी, बहुत सारी चीज़ होती है। दिल्ली जैसी जगह आना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, काफ़ी दूर है वहाँ से। तो यहाँ आने के बाद शायद 2-4 महीने बाद ही मैं निर्माण आई, और फिर जब से आई हूँ उसके बाद 4 साल तक, जब तक मैं निकल नहीं गई तब तक निर्माण में ही रही। मतलब हमारा तो दूसरा घर हो गया था निर्माण। खाना हो पीना हो, सर रूम नहीं मिल रहा है सर, और समस्याएं हैं, सब सर के पास ही। GS पढ़ते थे, संस्कृत भी सर इंतजाम करते थे, ज्योग्राफी भी सर इंतजाम करते थे। तो मुझे जो एक महसूस हुआ निर्माण में आके कि कोचिंग केवल प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि आप यहाँ आए हैं, आप पैसे दे रहे हैं और आपको लोग पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा भी एक संबंध होता है, और वही संबंध है जो शायद जितने भी हमारे सीनियर्स थे निर्माण में, हम लोग हैं, हमारे जूनियर्स होंगे, वो शायद जीवन भर सर के लिए उनके स्टूडेंट ही रहेंगे। हम लोग कुछ भी बन जाएं, हम लोग एक IAS हैं, सर तो 1000 IAS के बराबर है। तो हम लोग केवल बन सकते हैं, सर बना रहे हैं सबको। तो ये मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि विश्वास करिए अपने शिक्षकों पर। मैंने जो किया है वो ये कि ठीक है, जितना वो पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, 3 महीने 4 महीने, उसमें आपको UPSC का सिलेबस बहुत बड़ा है, इतना नहीं पढ़ाया जा सकता, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन जितना उन्होंने पढ़ाया है उसको बेस मानिए, उस पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। UPSC जो मेरा लास्ट अटैम्प्ट, चौथे अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, उसके पहले मैंने 3 अटैम्प्ट दिए, तीनों बार इंटरव्यू भी दिया और चौथी बार सिलेक्शन हुआ। और मेरी कहानी थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, मैं शेयर करूँ एकदम। मेरी जो प्रेफरेंस हुआ करती थी, फर्स्ट प्रेफरेंस तो IPS हुआ करती थी, फर्स्ट टाइम से। तो फर्स्ट टाइम मैंने IPS भरा, मेंस में सर ने कहा चलो ठीक है। और एक बात और बता दें, IPS भरा करती थी और इससे थोड़ी पतली और हुआ करती थी। तो पहली बार तो सर ने कहा ठीक है भर दो, चलो बचपन है, समझाया मुझे कि IPS IAS भरना चाहिए, PS नहीं है ये वो, लेकिन बोले ठीक है तुम्हारा मन है तो भर दो। एक बार भरा, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बार जब मैंने IPS फिर से भरा मेंस में, सर ने कहा आप समझा रहे हैं, आप समझ जाओ, IAS भर दो, PS ठीक नहीं है। फिर मैंने मानी, फिर मैंने PS भरा, फिर सिलेक्शन, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू का सिलेक्शन नहीं हुआ। थर्ड टाइम फिर मैंने PS भरा, फिर इंटरव्यू दिया, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर जब लास्ट अटैम्प्ट था तो मुझे पता नहीं क्या मन में ऐसा कुछ रहा कि सर पता नहीं, सर के पास मैं एक दिन गई, बोला क्या था, जैसे रिजल्ट आ रहा था, हम लोग दिल्ली में हुआ करते थे हमेशा, रिजल्ट आया और सिलेक्शन लिस्ट में हम नाम लेते थे। जैसे पेंसिल ने बताया कि मैंने रिजल्ट कभी देखा नहीं, मैंने हमेशा रिजल्ट खुद देखा है, केवल जब सेलेक्ट नहीं हुई हूँ तब नहीं देखा, मतलब लास्ट ईयर जब सेलेक्ट हुई हूँ तब नहीं देखा। तब सर से पूछा, मैं ऑफिस में थी थोड़ा सा तो नेट नहीं था वहाँ, तब किसी और ने देख के बताया, नहीं तो हर बार प्री का मेंस का मैंने खुद ही देखा है। तो थोड़ा सा क्षमा करें प्रिंसिपल जी, लेकिन ऐसी कोई अनुशासन ना पालें आप, कौन देखेगा, लिस्ट पहले बन चुकी होती है, कोई भी देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें, यहाँ पर कोई बड़ा शुभ इंसान देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब लास्ट फॉर्म में भर रही थी सर के पास गई, मैं फॉर्म बना था, मैंने सर इस बार पता नहीं ऐसा लग रहा है
कि IAS भर दूँ। सर कह रहे हैं मैं तो कब से कह रहा हूँ 4 साल से, उनको अब कल आई है, चलो आप भर दो। फिर IAS भर दिया। मतलब मुझे अंदर से लग रहा था शायद हो सकता है PA से करना, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सर हमारा कह रहे थे कि नहीं नहीं अच्छा होगा, जैसे सबको कहते हैं सिलेक्शन नहीं होने के बाद तो टीचर्स यही कहते हैं कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुम्हें बेस्ट मिलेगा, टॉप करोगे, ऐसा वैसा मन रखने के लिए अच्छा लगता था। लेकिन क्योंकि मैंने महसूस किया है 3 बार आप जब इंटरव्यू का सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको कैसा लगता है। मतलब कई बार तो लगता है कि आप बस लटक वटक के मर जाओ और कुछ नहीं है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप सच में मेहनत कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरा ये विश्वास है कि मतलब कुछ कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी मेहनत देखती है आपको, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए मेहनत। और बाकी गाइडेंस में कोई कमी नहीं है। निर्माण में आपको सब्जेक्ट का गाइडेंस मिलेगा। ज़िंदगी में और भी कोई समस्या है आप आके सर से शेयर करिए, वहाँ भी आप सर आपको गाइडेंस देंगे। लेकिन मेहनत करिए और IAS बन के कैसा लगता है, उस दिन बहुत अच्छा लगता है कि रिजल्ट आता है, लेकिन आप मसूरी जाएंगे तो आपको समझ आएगा कैसा लगता है। हम लोग पिछले 2 साल से लगभग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो 1 साल तो मसूरी में ही बीत गया लगभग। तो वहाँ आपको नहीं लगेगा कि आप IAS हो गए, आपको लगेगा आप कॉलेज के बच्चे हैं और वहाँ के जो भी फैकल्टी हैं वो आपको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में तो आपको अगर आप यूपी कार्डर में जाएंगे या बिहार में तो आपको लगेगा कि आप IAS हैं। बाकी आजकल जैसे हम लोगों को लोक सेवक, पूरी तरह लोक सेवक बना दिया गया है। मतलब अब जनता को लगता है कि हम सच में उनकी नौकर ही है। इतना बचता है कि घर आके हमारी सफाई कर दो यार, ये भी वो उनसे करवा लेंगे। मतलब लोगों की जो उम्मीदें हैं बहुत बढ़ गई हैं। MP में स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रो पीपल हो गई है गवर्नमेंट। तो थोड़ी सी वो जो यूपी वाली राजा वाली जो लोग सोचते हैं वो नहीं, आप ये याद रखें कि वो नहीं मिलेगी आपको। मतलब ऐसा हो क्या राजा नहीं रहेगा IAS, ठीक है, कोई भी आपके कमरे में घुस आएगा और आपको डांट के चिल्ला के कि तो हमको ये दे दो, हमारा है BPL कार्ड दो और जो भी इसको चाहिए। तो वो आपको वो सोच के जाइएगा आगे, जब भी आगे जाने की सोचें। हम लोग को क्योंकि काफ़ी आशाएं थी कि बस IAS हो गया तो बस अब कुछ बचा नहीं है ज़िंदगी में। लेकिन एकेडमी में जाके वो लोग इतना पढ़ाते हैं कि सर यहाँ जो पढ़ा है उससे 10 गुना ज़्यादा वहाँ पढ़ाते हैं। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आपको हर रोज़ पता नहीं क्या क्या सीखना पढ़ना पड़ता है। तो कविताएं नहीं है मेरे पास। मेरा ऑप्शन एक संस्कृत था, एक ज्योग्राफी था, बैकग्राउंड मैंने अपना बता दिया आपको। इंजीनियरिंग था तो आप हिंदी मीडियम था मेरा। मीडियम में कभी कोई समस्या नहीं होती है, समस्या हमारे दिमाग में होती है, ना CSAT में कोई समस्या होती है कभी। हर इंसान का जो मेहनत करता है पढ़ता है, आप डरिए मत, पढ़ाई करिए। IAS में राइट सर्विसेज में कहीं ना कहीं आपके मेहनत का आपको फल मिलेगा। और हम लोग आप देख ही रहे, मतलब 4 बार देने के बाद चुनाव इंजीनियर भी दिया, पेंशन इंजीनियर भी दिया। तो बस मेहनत करनी होती है, हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि फिर बाकी जो लिखा होगा भाग्य में, जो हमारे लिए लिखा गया है वो हमें मिलेगा ही। हमारा काम है अपना कर ले मेहनत। बाकी एक और बात शेयर करूँगी सर की, मैं जैसे इंटरव्यू होता था जब भी हम लोगों का, तो सर हमेशा बोलते थे कि तुम वो सोचो तुम्हारे हाथ में, नंबर कितने देगा वो सामने वाला देने वाला है, आप जवाब दीजिए जो पूछा गया है, और वो क्या नंबर देगा वो तो सेकेंड टेबल के उस तरफ है। तो आप केवल अपने बस में जो कर लीजिए, बाकी आके घर में आराम करिए, क्योंकि जो आपकी बस में चीज़ नहीं उसमें आप सोच भी लेंगे तो क्या कर लेंगे। तो अपनी मेहनत करिए। अभी तो प्री सर होने वाला है, बस प्री होने वाला है, उसमें अच्छे से पढ़ाई करिए। प्री वैसे बहुत कहने को बहुत आसान है, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बड़ा ट्रिकी होता है। वो बड़ा ट्रिकी टाइप का होता है प्री क्वालिफाई करना। आपका एक बार हो गया तो अगली बार हो जाएगा, नहीं हुआ तो वो अटकता ही रहता है। तो सर है गाइडेंस देने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि अपने टीचर पे विश्वास करिए। मेरे लिए तो गुरु देवो भव वाली स्थिति है कि मैंने हमेशा अपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हमेशा सम्मान किया है। मुझे लगता है कि उसका फल मिलता है। जब आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं तो ठीक है, आपका मन अच्छा है तो आपके साथ चीज़ें अच्छी होती हैं। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। इस सेवा में आने के लिए उनका स्वागत है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, आप लोग का भविष्य उज्जवल हो, इसकी मैं कामना करती हूँ। थैंक यू रजनी मैम।
और रजनी मैम ने बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी बातें रख दी। तो सबका अल्टीमेटली जो निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी IPS चूनाराम जाट जी को। सर आइए और आप अपने इतने खुश जो अभी पल हैं उनको शेयर कीजिए हमारे साथ और हमें मार्गदर्शन दीजिए। मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि सर, KD सर और मंच पर विराजमान नए सिलेक्टेड मेंबर्स और रजनी मैम और सामने बैठे हुए भविष्य के भारतीय निर्माता। मैं पुलिस वाला हूँ तो अब बोलने की आदत थोड़ी कम हो गई है, लेकिन जो मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि बिना मेहनत के कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो मेहनत कंटिन्यू करें, टाइम मैनेजमेंट रखें और जो मीडियम का जो है उसका इतना प्रभाव नहीं होता है जितना हम दिमाग में पहले उसका भूत बना करके चलते हैं कि हिंदी मीडियम सिलेक्शन नहीं होगा। जब हमने यही सोच लिया कि सिलेक्शन होगा ही नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि जब इंग्लिश मीडियम वाला हो सकता है तो हिंदी मीडियम वाला क्यों नहीं हो सकता, और हो सकता है हमें उससे 10% एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो भाई वो इंग्लिश मीडियम वाले तो ऐसे रूम में पढ़ के आए हैं, तुम तो किसानों के बेटे हो, गांव से आए हो। जब तुम्हारे माँ बाप 16 घंटे 15 घंटे खेत में काम कर सकते हैं तो तुम 15 घंटे पढ़ क्यों नहीं सकते? तुम्हें तो 15 घंटे और अगर तुम 15 घंटा पढ़ सकते हो तो सिलेक्शन से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 15 का ये नहीं है कि सुबह घड़ी देखी ऐसे 4 बजे हो गया शुरू, अब नींद भी आ रही है फिर भी किताब सामने है, नहीं। अगर ढंग से 10 घंटे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपके माँ बाप ने जो पैसे भेजे हैं वो उनके खून पसीने की कमाई है, किसी के दूसरे के खून की नहीं है। तो लगातार मेहनत करें। और KD सर का जो लगाव था वो यहाँ तक खींच लाया। मैं जब भी भारत दर्शन के दौरान में जब भी मौका मिलता है KD सर से मिलने का तो रेगुलर यहाँ आता हूँ। तो मेरा यही मानना है कि आप जो पेंसे जी ने कहा था कि एक किताब को बार बार पढ़ो, और मैं ये कहता हूँ जिस एक गुरु को आपने पकड़ा है उस पर विश्वास करो, उसने जो बताया है, क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस है, वो जो बताएंगे वो कभी भी ये नहीं चाहते कि उनके पास में जो स्टूडेंट आए हैं उनका बुरा हो। वो चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट उन्हीं की सेलेक्ट हो। तो वो जो मेहनत करते हैं, उनकी पूरी टीम जो मेहनत करती है वो एक इंसान की मेहनत से ज़्यादा होती है। और दूसरा पेंसे जी ने जो कहा था ग्रुप बना करके, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि अकेला चना बाहर नहीं पहुँच सकता। ग्रुप में हो गए आपकी नेगेटिव चीज़